हेलो एवरीवन। ये मेरा सेकंड वीडियो है द अमेरिकन रेवोल्यूशन पे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अमेरिका में जो है यूरोपियन ब्रिटिश ने कॉलोनीज बनाए थे, किस तरीके से द जेम्स टाउन कॉलोनी 1607 में जो वो एस्टेब्लिश हुआ था, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। और हमने देखा कि बाय द एंड ऑफ 1775 अमेरिका में जो है 13 कॉलोनीज जो वो बन चुके थे। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि यूरोपियंस जो है अमेरिका में आके सेटल होके क्यों रह गए थे, क्यों मतलब वहाँ पे आगे बस गए थे। उसके बाद हमने जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द कॉलोनीज भी देखा। उसके बाद हमने कॉलोनियल कल्चर को भी हमने समझा। उसके बाद हमने जो यूरोपियंस के आने से पहले अमेरिका का जो पोजीशन था हमने उसको भी जाना। और फिर कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में भी हमने वो डिस्कस किया था। तो फिर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो कि हमारे फर्स्ट यूनिट का द अमेरिकन रेवोल्यूशन का 1.1 सब टॉपिक है। ओके। तो फिर जो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो था उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ थे, उसके आउटब्रेक के पीछे बहुत सारे कॉजेज़ थे। सोशल कॉजेज़ थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, बहुत सारे कॉजेज़ थे। अब उन सारे कॉजेज़ को जो हम इन 10 टॉपिक्स में कंडेंस करके, मतलब इन 10 टॉपिक्स में आपको समझ आ जाएगा क्या क्या कॉजेज़ थे जिस वजह से जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। तो फिर हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है इन सारे कॉजेज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू भी हम पढ़ेंगे। तो पहले ये इन 10 टॉपिक्स पे नज़र घुमा लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन इनको अच्छे से समझते हैं। ओके। तो पहला जो कॉज था वो है आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स। सेकेंड वॉज द नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। थर्ड वॉज द नो अफेक्शन फॉर इंग्लैंड इन कॉलोनीज। फोर्थ वॉज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। फिफ्थ वॉज द कॉलोनिस्ट लव फॉर फ्रीडम। सिक्स्थ वॉज द डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इन वजहों से जो है क्या हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। तो फिर इम्पैक्ट ऑफ 7 ईयर्स वॉर भी है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज है, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। नेविगेशन लॉ, ट्रेडिंग रेगुलेशंस, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस। उसके बाद 9th पॉइंट इज स्टर्न पॉलिसी अगेंस्ट द कॉलोनीज। न्यू टैक्सेस इंपोज किए गए थे, उसमें भी हम इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें पढ़ेंगे। ग्रीनवेल्स पॉलिसी, रोकिंगम्स डिक्लेरेटरी एक्ट। उसके बाद सी थर्ड पॉइंट इज द टाउनशेंड्स टैक्स प्रोजेक्ट। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इमीडिएट कॉजेज, जिसमें क्या क्या आएगा, लॉर्ड नॉर्थ्स टी पॉलिसी, suppressing laws of Lord North and Intercontinental Conference of the Congress। ओके। तो अब हम समझते, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन इन सारे कॉजेज को अच्छे से समझेंगे। ओके। अब क्या हुआ कि 1776 के अराउंड जो है बहुत सारे इवेंट्स हुए, जिस वजह से जो है अल्टीमेटली रेवोल्यूशन हुआ। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस फोर्सेस वर्क टुगेदर इन अमेरिकन रेवोल्यूशन। कुछ स्कॉलर्स ने जो है इस जो द कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है उसको 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज द स्ट्रगल ऑफ आइडियाज एंड डॉक्ट्रिन्स। सेकेंड इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कमस्टांसेस। थर्ड इज द क्लैश बिटवीन द ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश सोसाइटी एंड द लिबरल अमेरिकन सोसाइटी। एंड द फोर्थ इज द 40 इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज एंड टायरनी। अब जो पहला जो कहा गया वो स्ट्रगल ऑफ आइडियाज एंड डॉक्ट्रिन्स, उसमें ये है कि मतलब जो अमेरिकन्स के जो आइडियाज एंड डॉक्ट्रिन्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे इंग्लैंड के जो आइडियाज एंड डॉक्ट्रिन्स के बीच में। तो फिर जो दूसरा जो था वो कहते कि हालात का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी रहा। और फिर जो तीसरा जो है वो ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश सोसाइटी, जैसे कि वो कब से मतलब पहले से राजा के अंडर मोनार्क की उसको फॉलो करते हुए आ रहे थे, एक ही कल्चर को, एक ही चीज़ को मानते हुए आ रहे थे। जबकि जो अमेरिकन सोसाइटी जो था वो एक लिबरल सोसाइटी था। वो हमने स्टार्टिंग में जो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें हमने देखा कि अमेरिकन सोसाइटी जो वो डिफरेंट वेरियस सेक्ट्स के लोगों से मिलके बना था, है ना, वेरियस लाइवलीहुड को फॉलो करने वाले लोगों से मिलके बना था, जिस वजह से वहाँ पे एक लिबरल सोसाइटी जो वो डेवलप हो गई थी, जिसमें ऑटोनॉमी था, इक्वलिटी थी, जिसमें लिबर्टी थी। तो फिर जबकि इंग्लिश सोसाइटी हमें पता है वो ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश सोसाइटी था, तो फिर इनके बीच में भी क्लैशेस आ रहे थे। तो फिर जो चौथा जो था वो फॉल्टी इंग्लिश, जो इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटेन के जो लोग यहाँ पे अमेरिका में जो एडमिनिस्टर कर रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ख़राब था, वो पॉलिसीज़ उनके फॉल्टी थे। तो फिर वहाँ पे एक तानाशाही था, एक टायरनी था। तो फिर ये सारे क्या कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स ने जो है कॉजेज़ ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन को इस तरीके से 4 मेजर पार्ट्स में भी कैटेगराइज किया हुआ है।
और फिर क्या हुआ, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, 1763 के बाद ब्रिटेन ने क्या किया कि अपना होल्ड जो है अमेरिका पे या कॉलोनीज पे जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। उनमें से एक था मर्केंटलिस्टिक सेटअप, जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉलोनीज में। अब जो मर्केंटलिज्म जो है उसको समझने के लिए आपको मतलब वो एक खुद ही एक ब्रॉड टॉपिक है, उसको आप कहीं से समझ लो अच्छे से, बट यहाँ पे उतना वो नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम सिंपल वे में इसको समझेंगे कि मर्केंटलिस्टिक सेटअप जो था वो क्या था, है ना। तो इस पॉलिसी के अंदर जो मर्केंटलिज्म जो है उसके अंदर क्या होता था, इंग्लैंड ने जो है अमेरिकन जो कॉलोनीज के जो प्रोडक्शंस थे, ठीक है, अमेरिकन कॉलोनीज के प्रोडक्शन पे जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था, उसको हम कहेंगे मर्केंटलिज्म। तो फिर वो उन्होंने कर दिया था। अब अमेरिकन कॉलोनीज जो है ऑब्वियसली रिबेल करेंगी ही, जब उनके मतलब हर चीज़ पे लिबर्टी, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी पर जो है मतलब आ जाएगी, या फिर उन पर जब उनको लगेगा कि ये खतरे में है तो वो रिवोल्ट करेंगे। तो उन्होंने रिवोल्ट किया। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे जो मेन कॉजेस थे, ठीक है। पहला जो कॉज था वो था आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स। हाँ, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक चीज़ क्लियर करती हूँ, यहाँ पे बहुत से लोगों को जो है कन्फ्यूजन हो जाती है, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, कॉलोनीज, ये कौन से कहाँ के कौन सा है, ये उनको समझ नहीं आता, जिनका बेसिक नहीं होता हिस्ट्री वगैरह, तो फिर उनको कन्फ्यूजन हो जाती है। उनके लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हम दो पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक तरफ होंगे अमेरिकन कॉलोनिस्ट, ओके, जो रूल्ड है, जिन पर रूल किया जा रहा है, जो एक्सप्लॉइट हो रहा है ये भी कह सकते हो। एंड दूसरे साइड पे होंगे ब्रिटिशर्स, उनको हम ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये सारे एक ही वो है जो रूल कर रहे हैं, जो कॉलोनीज पे रूल कर रहे हैं, जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब जो ये रूल्ड जो है अमेरिकन कॉलोनिस्ट यहाँ पे रिवोल्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, इंग्लैंड वालों के अगेंस्ट में, ब्रिटेन के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, तीनों एक ही टर्म है, एक ही पार्टी को रेफर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं हम आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स को लेके। अब हमने कहा कि पहला कोर्स जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए था वो था आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स, राइट। अब वो कैसे था, अब ये कह रहे हैं कि जो नेटिव ऑफ इंग्लैंड थे, इंग्लैंड के में रहने वाले जो नेटिव लोग थे, उनके आइडियाज़ जो है वो अमेरिकन कॉलोनिस्ट, जो कॉलोनीज में रह रहे हैं लोग, उनके साथ मैच नहीं कर रहे थे, उनमें क्लैशेज आ रहे थे, ठीक है। डिफरेंस इन आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। वो था पहला रीज़न। अब हम देखेंगे किस तरीके से कहाँ कहाँ पे इनके आइडियाज़ जो है मैच नहीं हो रहे थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि अमेरिकन जो कॉलोनिस्ट जो थे, कॉलोनिस्ट प्रिपेयर नहीं थे ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटेशन सहने के लिए। वो नहीं देख पा रहे थे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से अपने प्रॉफिट के लिए जो है कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये चीज़ कॉलोनिस्ट को मतलब एक्सेप्टेबल नहीं लगा उनको, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। दूसरा पॉइंट जो है, अब जो कॉलोनिस्ट जो थे वो क्या चाहते थे, वो पहले की तरह जो है इक्वालिटी चाहते थे, वो ऑटोनोमस चाहते थे, ऑटोनॉमी चाहते थे अपने लिए। तीसरा जो पॉइंट है, अब वो नॉर्थ में जो बिजनेसमैन थे, जो कॉलोनिस्ट बिजनेसमैन जो थे, उनको वो नाराज़ थे, वो डिससेटिस्फाइड थे किसके साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिजनेस के ऊपर भी जो है, इंग्लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट सेम पार्टी है, ठीक है, तो फिर उन्होंने जो है बिजनेस के ऊपर जो है कंट्रोल जो है वो मतलब कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था बिजनेस को भी। तो फिर बिजनेसमैन जो है, नॉर्थ से बिजनेसमैन नहीं खुश थे। अब साउथ से कौन नहीं थे, सदर्न स्टेट से प्लांटर्स एंड जो फार्मर्स जो थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो ब्रिटिश मनी लेंडर्स के डेप्थ मतलब हम कहेंगे उसके कर्ज के अंदर जो है दब गए थे, बहुत मतलब कर्ज में डूब रहे थे। तो फिर वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से इनको बाहर भेज दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को वापस भेज दो, तो उनका जो कर्ज जो है वो माफ़ हो जाएगा। वो तो फिर वो ये चाहते थे कि ऐसे वो एस्केप हो जाए डेप्थ से, है ना, पेमेंट ऑफ डेप्थ से वो एस्केप कर जाए। इसलिए प्लांटर्स साउथ स्टेट्स में, सदर्न स्टेट्स में प्लांटर्स एंड फार्मर्स खुश नहीं थे। अब पांचवा जो पॉइंट है वो है मिडिल क्लास के बारे में। अब मिडिल क्लास जो है उसमें कौन कौन आते हैं, मिडिल क्लास में सिटी ट्रेडर्स आएंगे, माइनर विलेज फार्मर्स आएंगे, मैकेनिक्स आएंगे और एडुकेटेड पीपल आएंगे। ये सारे लोग मिलकर मिडिल क्लास जो है वो बनाते थे अमेरिकन कॉलोनीज में, ठीक है, कॉलोनीज में। तो फिर जो मिडिल क्लास जो थे वो भी खुश नहीं थे। वो ब्रिटिशर से क्यों नहीं खुश थे, उनको ये नहीं पसंद था कि दूसरे जगह से आए हुए लोग उन पे रूल कर रहे हैं और फिर वही लोग प्रिविलेजेस एंड लग्जरीज जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ उनको नहीं पसंद था। और फिर सेकंड पॉइंट जो है, मिडिल क्लास को क्या नहीं पसंद था, मिडिल क्लासेस को जो है वो चाहते थे कि एक सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो वो कॉलोनीज में एस्टेब्लिश किया जाए, जो कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ख़त्म हो गई थी। वो
एस्टेब्लिश करना चाहते थे। और फिर हमें पता है कि मिडिल क्लास जो होते हैं वो अवेकन क्लास होते हैं, क्योंकि उसमें एजुकेटेड लोग जो है वो भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो फिर वो बीइंग एन अवेकन क्लास, मिडिल क्लास जो है उनको पता था कि जो चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है। और फिर जब लोगों को ये पता होता है, वो कुछ नहीं कर पाते, तो क्या होता है, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते। मिडिल क्लास फुल ऑफ मतलब एक्सेसिव डिसकंटेंट थे, और फिर फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो थे वो थे मिडिल क्लास। अब उसके बाद जो है इंग्लैंड, अब 6 पॉइंट जो है वो क्या है कि इंग्लैंड जो है उन्होंने मर्केंटलिस्टिक आइडियोलॉजी फॉलो करना शुरू किया था। वो हमने देखा था, है ना, 16 सेंचुरी के बाद, जो 1763 के बाद में उन्होंने मर्केंटलिज्म जो इंट्रोड्यूस किया था, वो भी एक रीज़न बना। और फिर इन एडिशन टू मर्केंटलिज्म उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनके जो एटीट्यूड एंड प्रिंसिपल्स जो थे इंग्लैंड एंड अमेरिकन कॉलोनिस्ट के, वो भी मैच नहीं कर रहे थे, वो भी दोनों में अलग था, उसमें भी डिफरेंस था। जैसे कि यहाँ पे आएंगे जनरल प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। एक जनरल प्रिंसिपल था, जनरल प्रिंसिपल क्या था, वो ये था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पावर्स जो है, ठीक है, उस पर हार्डली कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ये ऐसा एक जनरल प्रिंसिपल था। वो उस जनरल प्रिंसिपल को इंग्लैंड में कोई भी अपोज नहीं करता था, यानी कि हर इंग्लैंड के हर इंसान वो इस चीज़ के साथ एग्री करते थे, वो मानते थे दैट कि इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट जो है उसके पावर्स जो है वो सबसे सुप्रीम है, और फिर उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ मानते थे इंग्लैंड वाले। ऑन द अदर हैंड जो अमेरिकन जो थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो इस जेंडर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में थे। वो कहते थे कि ये इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, राइट। अब जो इंग्लैंड जो अमेरिकन का जो मानना था, वो उनका ये मानना था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पावर्स पे कुछ ना कुछ लिमिट होनी चाहिए, थोड़ी सी लिमिट तो होनी ही चाहिए। जबकि इवन की जो ब्रिटिश कुछ ऑफिसर्स जो थे, उनका तो ये भी कहना था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो पावर जो है वो सुप्रीम पावर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। और फिर सॉवरेन जो पावर जो वो मतलब वो पावर जो है वो सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, बल्कि उनका हक है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये हक है कि वो सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि अमेरिकन्स पे भी इक्वली वो जो पावर जो वो लागू करे, वो जो करना चाहे करे। मतलब सॉवरेनिटी जो है वो अमेरिकन्स को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, ऐसे उनके कंसेप्ट थे। जबकि अमेरिकन्स इस चीज़ को नहीं मानते थे, अमेरिकन्स इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें पार्लियामेंट के अंडर नहीं रहना है, जो मतलब पार्लियामेंट को जो है एम्पावर नहीं किया जाना चाहिए कि वो कॉलोनीज को रूल करे। हमें क्या चाहिए, अमेरिकन्स कह रहे थे कि हमें चाहिए डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन चाहिए एम्पायर के साथ। अब ये एक चीज़ देखो कि वहाँ का एम्पायर एंड जो पार्लियामेंट है वो अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना इंडिया में, लाइक प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के जो भी मतलब कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वो अलग से है ना, वैसे ही वहाँ पे जो है एम्पायर अलग होंगे और फिर पार्लियामेंट जो वो अलग होंगे। अब जो अमेरिकन जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन चाहिए एम्पायर के साथ, है ना। हमें पार्लियामेंट को एम्पावर मत करो, आप पार्लियामेंट को ये पावर मत दो कि आप कॉलोनीज पे भी रूल कर सकते हो, ये पावर मत दो, ये अमेरिकन का कहना था। जबकि यूरोपियंस का क्या कहना था कि जनरल प्रिंसिपल है एक कि जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसमें भी उनके बीच में आइडियोलॉजी में क्लैशेस जो है वो आ रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या हुआ था, जो कॉलोनीज के जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे जो है वो ट्रेमेंडसली बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक तरीके से बढ़ गया था, ठीक है। इवन वो कहते हैं कि जो 15 साल में जो है 5 टाइम्स तक जो उनके एक्सपेंसेस है वो जो है वो बढ़ गए थे। अब जो ये एक्सपेंसेस बढ़ गए थे उसके लिए भी मतलब उनके कंसेप्ट जो है वो अलग अलग थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लैंड अमेरिकन वालों पे को ब्लेम कर रहे थे इसके लिए, और फिर अमेरिकन जो है वो कह रहे थे ये ब्रिटेन की वजह से हुआ, ये इंग्लैंड वालों की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ है, ठीक है। तो फिर तो पहला जो रीज़न्स इसके लिए जो एक्सपेंसेस जो है वो जो इंक्रीज़ हुआ उसके लिए जो रीज़न्स जो है वो है, पहला जो ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि कॉलोनिस्ट ने जो है ब्रीच ऑफ ट्रेड रूल्स किया है, जो ट्रेड रूल्स बनाए गए थे उनको तोड़ के एनिमी कंट्रीज़ के साथ उन्होंने ट्रेड किया है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसेस बढ़ी है। और फिर ऑन द अदर हैंड जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो है वो ये कह रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे जो न्यू टैक्सेस जो उन पे मतलब इम्पोज किया है उसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ा है। और फिर वो टैक्सेस क्यों इम्पोज किया, क्योंकि जो 7 ईयर वॉर हुआ था, ठीक है, था जो कि 1756 से 63 तक जो 7 इयर्स वॉर हुआ था,
उसमें जो लॉस हुआ था, ठीक है, जो जितने भी खर्चे, वो हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, ये एक पॉइंट है उसमें, ठीक है। तो अभी देखो, उसमें लॉस हुआ था, वो ब्रिटेन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और फिर ब्रिटेन बहुत वॉर में ऑब्वियसली वेल्थ भी लॉस हो जाता है, मतलब ह्यूमन लाइफ भी लॉस हो जाते हैं ना। तो फिर उन सारी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए ब्रिटेन क्या कर रहे थे कि कॉलोनीज पे जो है टैक्सेस वो इम्पोज कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये किस अमेरिकन्स का ये कहना था कि ये जो एक्सपेंसेस है वो ब्रिटिश के ज़्यादा टैक्सेस मतलब वो करने की वजह से, इम्पोज करने की वजह से हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला स्लोगन भी उन्होंने रेज किया था, इसको भी हम बाद में अच्छे से समझेंगे। तो फिर उसके बाद और क्या कर रहे थे, जो ब्रिटेन के जो लोग, जो ब्रिटिशर्स जो थे, वो मिलिट्री डिप्लॉय कर रहे थे कॉलोनीज में, और फिर वो कह रहे थे, वो कॉलोनीज में डिप्लॉय कर रहे थे, और फिर वो अमेरिकन कॉलोनीज से जो है वो टैक्सेस ले रहे थे। और फिर वो जस्टिफिकेशन के लिए ये कह रहे थे कि हमने यहाँ पे जो है आर्मी, हमने यहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉय किया हुआ है, वो कॉलोनिस्ट के सेफ्टी के लिए है। तो फिर ये कॉलोनिस्ट का के लिए वो ड्यूटी बन जाता है कि वो उनके लिए टैक्सेस पे करे, ये बहुत ही नेचुरल सी वो है, तो फिर आप टैक्स दो ऐसे। बट अमेरिकन्स को ये चीज़ बहुत ही मतलब उनको लग रहा था कि ये एक ज़रिया है उनको क्या करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, ये एक अदर मतलब एक अलग जरिया वो तरीका है। तो अमेरिकन्स को ये भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से थे फर्स्ट जो पॉइंट, जो फर्स्ट कॉज था, आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स में ऐसे बहुत सारे क्लैशेस आ रहे थे। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट कॉज था आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स में जो क्लैश आ रहे थे उसमें, है ना, सबसे पहले हमने देखा कि कॉलोनिस्ट जो है वो प्रिपेयर नहीं थे एक्सपर्ट होने के लिए। दूसरा, उनको इक्वालिटी एंड ऑटोनॉमी चाहिए था। तीसरा जो है, नॉर्थ में बिजनेसमैन नाराज़ थे, सदर्न स्टेट्स में प्लांटर्स एंड फार्मर्स नाराज़ थे, मिडिल क्लास भी खुश नहीं थे, वो भी फ्रस्ट्रेटेड थे। और फिर जो इंग्लैंड ने जो मर्केंटलिज्म जो उन्होंने किया था, वो उसके साथ खुश नहीं थे। उसके बाद जो है लोगों में एटीट्यूड एंड प्रिंसिपल्स में भी डिफरेंसेस आ गए थे, जिस वजह से जनरल प्रिंसिपल को इंग्लैंड वाले एक्सेप्ट कर रहे थे, अमेरिकन उसको अपोज कर रहे थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन विद एम्पायर डायरेक्ट चाहिए था, है ना। और फिर एक्सपेंसेस जो है कॉलोनीज के बढ़ गए थे, उसमें भी ये दोनों मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि ब्रीच ऑफ ट्रेड रूल्स की वजह से हुआ है, अमेरिकन का कहना था कि ये 7 ईयर वॉर्स को कंपेंसेट करने के लिए किया तो ब्रिटेन की वजह से है। फिर जो मिलिट्री डिप्लॉय करने के बाद जो टैक्सेस वो ले रहे थे, उस पे भी मतलब अमेरिकन्स को ये लग रहा था कि ये जो है वो क्लॉज ऑफ क्रुअल्टी है, ये हमें लूटा जा रहा है, हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जबकि जो ब्रिटिशर्स जो उनका ये कहना था कि ये हम आप लोगों के सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये तो टैक्स देना तो बनता है, वो ऐसे कह रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन के फर्स्ट कॉज, दैट इज द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। ओके, अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आप यहाँ पे नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसका डायरेक्ट जो ट्रांसलेट करके तो यही आता है कि नेग्लिजिबल मीन्स ना कि बराबर, इंटरफेरेंस मीन्स उसमें इंटरफेयर करना, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, ऐसा आ रहा है ना। बट ये मतलब थ्रू आउट के लिए नहीं कहा है, ये स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो है, जो इंग्लैंड ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उन्होंने उसके साथ क्या कहते हैं, कॉलोनीज के ऑटोनॉमी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। क्यों नहीं किया छेड़खानी, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में नहीं किया था, ठीक है। वो नहीं करने के पीछे भी बहुत से रीजंस थे। अब इनमें हम 3 रीजंस जो है वो डिस्कस करेंगे। बिगिनिंग में उन्होंने कॉलोनीज के ऑटोनॉमी के साथ जो है छेड़खानी नहीं किया। पहला जो रीज़न था वो ये था कि स्टार्टिंग में जो है कॉलोनीज जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे, वो बहुत रिच हो गए थे, हमने पहले देखा था, राइट। और फिर वो इतना मतलब क्या कहते हैं, उसने वो डेवलप हो चुके थे कि उसके एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे जो है ब्रिटिश का जो मतलब इकोनॉमी का जो बेसिस था वो था ट्रेड, वो था। तो फिर इनका फोकस जो वो ट्रेड पे था, ब्रिटिशर्स का फोकस ट्रेड पे था। तो फिर कॉलोनीज़ की इंपॉर्टेंस उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ एज अ किसके, एक ऐसी जगह जहाँ से वो रॉ मटेरियल्स लेते थे, ठीक है। रॉ मटेरियल्स के लिए ही कॉलोनीज़ की सिग्निफिकेंस थी ब्रिटिशर्स के लिए। वहाँ से वो टोबैको लेके जाते थे, शुगर लेके जाते थे, वुड, राइस, फिश, ये सारी चीज़ें लेके जाते थे। और फिर इसीलिए उन्होंने उनके लाइफ में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद इवन स्टार्टिंग बिगनिंग में भी जो है बहुत सारे एक्ट्स, नेविगेशन एक्ट के तरह बहुत सारे लॉस जो है वो बनाए तो गए थे, बट उनको इतने स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया जा रहा था। तो किसी को भी कोई मतलब वो नहीं हो रहा था प्रॉब्लम,
बट धीरे धीरे जो है जैसे कि 1763 के बाद उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी होल्ड को स्ट्रॉन्गर करने के लिए लॉस को जो है स्ट्रिक्टली वो करना शुरू किया, बहुत सारे पॉलिसीज उन्होंने फॉर्मुलेट किए थे, राइट। जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, तब कॉलोनीज को ऐसा लगा कि ये टैक्सेस के थ्रू या फिर पॉलिसीज के थ्रू जो है हमारे फ्रीडम को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाके अमेरिकन्स में जो है डिससेटिस्फेक्शन जो है वो डिसकंटेनमेंट जो है वो राइज होने लगे, एंड अल्टीमेटली ये भी एक कोज बना रेवोल्यूशन के लिए। ओके, अब जो थर्ड जो पॉइंट है वो है नो अफेक्शन फॉर इंग्लैंड इन द कॉलोनीज। ये हम पढ़ रहे कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, भूल नहीं जाना। तो फिर यहाँ पे जो थर्ड कॉज है वो ये है कि नो अफेक्शन फॉर इंग्लैंड इन द कॉलोनीज। कॉलोनीज में जो है इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए कोई अफेक्शन, मतलब कोई ऐसे लगाव जैसी फीलिंग कोई भी किसी में भी नहीं था। अब जो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डिस्कस किया था दैट कि अमेरिकन कॉलोनीज जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके, मतलब रीजंस की वजह से ड्वेल होके आए थे, अलग अलग जगहों से आके बैठे थे, है ना। तो फिर बेटर लाइवलीहुड के सर्च में आए थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है उनमें जो है मतलब इंग्लैंड के लिए कोई भी मतलब ऐसे अफेक्शन या फिर लगाव जैसा कुछ भी नहीं था। अब इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, रीजंस क्यों नहीं थे उन कॉलोनीज में जो है इंग्लैंड के लिए कोई लगाव। तो जो पहला जो रीज़न था वो ये था कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे मतलब रिलीजियस ग्राउंड पे या फिर पॉलिटिकल ग्राउंड पे, इन सारे ग्राउंड्स पे जो परसिक्यूशन से बचने के लिए वहाँ से भाग के आए थे। चर्च के गवर्निंग क्या कहते हैं, रूलर्स के, गवर्निंग क्लासेस के एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए वहाँ से भाग के वो कॉलोनीज में आए थे। तो जहाँ से वो भाग के आए हैं उस जगह के लिए मतलब कैसे किसी को मतलब लगाव हो सकता, नहीं होंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है। एंड जो सेकंड जो रीज़न था वो जो क्रिमिनल्स जो हुआ करते थे, है ना, उनको जो है डिपोर्ट किया, उनको जो है देश निकाला जैसा करके, उनको ब्रिटेन में जो क्रिमिनल्स होते थे या फिर किसी और जगह पे जो क्रिमिनल्स होते थे उनको उस देश से निकाल के उनको अमेरिकन कॉलोनीज पे भेज दिया जाता था। तो फिर जिसने उनको अपने देश से निकाल दिया उसके लिए क्यों उनको अफेक्शन होंगे। जो तीसरा जो रीज़न था वो ये था कि पॉपुलेशन, जो कॉलोनी की जो पॉपुलेशन जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है ना, ये वो हिटेरोजीनस पॉपुलेशन था जहाँ पे 90% ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, एंड 10% डच, पुर्तगाल, स्पेन, ऐसे अलग अलग लोग थे। तो फिर इसलिए ये भी एक रीज़न था। एंड जो फोर्थ जो रीज़न था वो ये था कि रिलीजियस मैटर में भी जो है अमेरिकन्स एंड इंग्लिश के, जो इंग्लैंड वालों, जो ब्रिटिश जो है उनमें जो है मतलब रिलीजियस मैटर पे भी वेरिएंसेस आ रहे थे, उनमें भी मतलब अलग अलग वो अलग थे, डिफरेंट थे। तो इस वजह से भी कुछ खास लगाव नहीं था। तो पांचवा जो रीज़न जो था वो ये था कि कॉलोनिस्ट में क्या था कि बस उनको इक्वालिटी के बारे में पता था, उनको ऑटोनॉमी, लिबर्टी, इन सारे आइडियाज़ के बारे में पता था, है ना। जबकि इंग्लैंड में जो है स्टार्टिंग से ही क्लास डिफरेंसेस ही मतलब चल रहे थे, जो एरिस्टोक्रेट्स जो है वो डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी को, तो उनको कुछ खास आइडिया नहीं था। तो ये एक लिबरल सोसाइटी एंड एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के बीच में जो है एक वो आ रही थी, कोई कॉमन चीज़ थी ही नहीं। तो इस डाइवर्सिटी की वजह से भी जो है, इस वजह से भी लोगों का जो इंटरेस्ट या फिर एम्पैथी जो है वो इंग्लैंड की टुवर्ड्स नहीं था। तो ये 5 रीजंस थे जिस वजह से कॉलोनीज में जो है इंग्लैंड के लिए कोई अफेक्शन नहीं था। तो फिर ये भी एक कॉज है फॉर द अमेरिकन रेवोल्यूशन, दैट इज़ नो अफेक्शन फॉर इंग्लैंड इन द कॉलोनीज। अब हम फोर्थ कॉज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। लोगों में जागरूकता जो है वो बढ़ी, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस जो वो डेवलप हुई, ठीक है। और फिर जो अवेयरनेस जो है वो ज़्यादातर किससे होती है, जर्नलिज्म से या फिर मतलब थिंकर्स के थ्रू होती है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एजुकेशन, जर्नलिज्म और थिंकर्स जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस को डेवलप करने में अमेरिकन कॉलोनीज़ में, ठीक है। तो हम पहले एजुकेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या हुआ कि पेंसिल्वेनिया जो है उसमें वो पहला कॉलोनी था जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। वहाँ पे क्वेकर्स के द्वारा जो एजुकेशनल सिस्टम्स एस्टेब्लिश किए गए थे, जिनको सपोर्ट कर रहे थे कौन, चर्च जो है वो बैकअप वो दे रहे थे। उसके बाद से 1636 में हॉगवर्थ कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया कैम्ब्रिज सिटी इन मैसाचुसेट में। उसके बाद थर्ड जो है वो विलियम एंड मैरी कॉलेज जो है वो वर्जीनिया में जो है वहाँ पे वो फेमस हो गए थे, है ना, फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन बन गया था 1693 में। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक बहुत ही एस्टेब्लिश फिलोसोफर थे, वो बहुत ही मतलब फेमस फिलोसोफर थे, तो उन्होंने क्या किया, फिलोसॉफिकल सेंटर
जो है वो एस्टेब्लिश किए, जिसको क्या कहा जाता है, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था। हो गया जो है एजुकेशन के पार्ट में जो हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब जर्नलिज्म का हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस जो बना था, जर्नलिज्म में क्या आता है, न्यूज़पेपर जर्नल्स वगैरह, उसके लिए क्या चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस चाहिए। तो फिर याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो। तो जर्नलिज्म में पहला प्रिंटिंग प्रेस हमें पहले वो देखना है। तो फिर फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सेटअप किया गया था अमेरिकन सिटी कैम्ब्रिज में, ठीक है। वहाँ पे वो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सेटअप किया गया था। अब फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गया, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में क्या छपेंगे, न्यूज़पेपर्स छपेंगे, है ना। तो फिर जो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है वो बोस्टन न्यूज़पेपर, वो 1704 में पब्लिश हुआ था। अब उसके बाद जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आने लगे। फिर वहाँ पे जो है 1719 में जो है अमेरिकन मर्क्यूरी जो वो पब्लिश हुआ। उसके बाद जो है 1725 में जो है न्यूयॉर्क गैजेट जो है वो पब्लिश हुआ। उसके बाद 1765 के एंड तक पहुँचते पहुँचते 25 से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर जो वो सर्कुलेट हो रहे थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एजुकेशन एंड जो जर्नलिज्म है उसने जो है लोगों में जो है ज़िंदगी को देखने के, ज़िंदगी की तरफ जो है एक अलग नज़रिया जो वो डेवलप कर दिया था लोगों में, कि हाँ, इक्वलिटी जैसे कोई चीज़ भी हो सकती है, फ्रीडम जैसे कोई चीज़ भी हो सकती है। ऐसे अलग मतलब उनका नज़रिया जो है वो पॉजिटिव वे में चेंज कर दिया था एजुकेशन एंड जर्नलिज्म ने। अब उसके बाद हम देखेंगे थिंकर्स ने क्या कंट्रीब्यूशन दी है। यहाँ पे थॉमस पेन है ना, उन्होंने क्या किया, कॉमन सेंस का बुक लिखा, जिसके थ्रू उन्होंने लोगों में जो है अपनी कंट्री के लिए लव है ना, उसके उस वो किया उन्होंने, मतलब नेशनलिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया। और फिर उन्होंने जो है द अमेरिकन क्राइसिस मैगजीन के लिए भी बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखा। और फिर जेम्स ऑटिस, पेट्रिक हेनरी और फिर सैमुअल एडम्स, इन्होंने भी जो है इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस डेवलप करने में बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन दी है। ये हो गया हमारा फोर्थ कोर्स, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। अब हम फिफ्थ कोर्स को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ कोर्स क्या था, द कॉलोनिस्ट लव फॉर फ्रीडम। ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। अब जो ये इमिग्रेंट्स थे, यानी कि जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो थे, उनको जो है फ्रीडम के लिए लव जो वो ज़्यादा था ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू जो इंग्लैंड के नेटिव्स थे उनसे। क्योंकि जो इमिग्रेंट्स जो है, जैसे कि हमने देखा है कि वो किस तरीके से अलग जगहों से आके उन्होंने एक एक इक्वल सोसाइटी, एक लिबरल सोसाइटी, एक ऑटोनोमस सोसाइटी उन्होंने क्रिएट किया। तो उनको वो ज़्यादा फ्रीडम का उनको नॉलेज था, उनको सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक रूल के बारे में वो अवेयर थे। जबकि उनके जो ब्रिटिश कॉम्पेट्रियोट्स जो थे, वो पहले से ही मतलब जिस रूल के अंडर वो रह रहे थे उसी रूल के अंडर रह रहे थे। उनको पता नहीं था कि डेमोक्रेटिक रूल कैसा होता है, फ्रीडम क्या होता है, उतना कुछ खास नॉलेज नहीं था। और फिर जो मोरओवर उस जो हमारे जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो थे, वो एक लिबरल एटमॉस्फेयर में वो रह रहे थे, वो रह चुके थे वहाँ पे। तो उनको पता था कि मतलब वो सेंस ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वो इक्वलिटी क्या होती है, और फिर वो ऑटोनॉमी क्या होती है। तो फिर इसलिए जब उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की, तब वो मतलब उस चीज़ को नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको फ्रीडम चाहिए था। तो यही पॉइंट है इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये भी एक कॉज था अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज़ में जो एस्टेब्लिश करके रखा हुआ था, वो भी डिफेक्टिव था। वो कैसा डिफेक्टिव था हम वो देखेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो कॉलोनीज़ में बनाए गए थे, वो 3 ऑर्गन्स हुआ करते थे उसमें। पहला था द गवर्नर, सेकंड वाज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर, एंड द थर्ड वाज द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें क्या था, अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग थे, वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो कि इमिग्रेंट्स उनको इलेक्ट करते थे। यानी कि इमिग्रेंट्स इज इक्वल्स टू कॉलोनिस्ट इज इक्वल्स टू अमेरिकन्स, ओके, ऐसे समझो। तो वे जो कॉलोनिस्ट जो है वही उनको इलेक्ट कर रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को। जबकि जो गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जो है, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है यहाँ पे, वो किसको रिस्पॉन्सिबल थे, वो सिर्फ एम्पेरर को जवाब देती थी। मतलब कुछ भी होता था तो उनको सिर्फ एम्पेरर को एक्सप्लेनेशन देनी होती थी। तो ऐसा था, ठीक है। अब कोई भी लॉ पास होता था तो फिर ऑब्वियसली चीज़ है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर और गवर्नर जो वो क्या चाहेंगे कि वो कोई लॉ, कोई टैक्स वगैरह इम्पोज करना चाहे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोगों ने चुना है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उन पे टैक्स इम्पोज हो। वो कोशिश करेंगे टैक्स इम्पोज हो, है ना। तो ऐसे वो कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं बन रही थी, जिस वजह से जो है गवर्निंग क्लास में और फिर गवर्नड क्लास जो है, वो एक दूसरे के साथ डिसप्लीज थे। वो दोनों के साथ मतलब आपसी सहमति वो नहीं बन रहे थे। दोनों में वो कोऑर्डिनेशन जो प्रॉपर वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, वो कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव
असेंबली के बीच में या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी के बीच में नहीं बन रही थी। तो ये भी एक रीज़न था। डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी रेवोल्यूशन के लिए एक कॉज बनी। ओके, तो हम इस वीडियो में इन 6 कॉजेज़ को हमने डिस्कस किया। अब जो बाकी के जो 4 कॉजेज़ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, तो उसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।